नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। हम लोग आज बात करेंगे पीजीटी हिंदी का। अगर आप झारखंड से हैं या झारखंड से बाहर से भी हैं और झारखंड में जो पीजीटी की वैकेंसी सामने आई है, अगर वो अप्लाई किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम लोग बात करेंगे, इससे पहले हम लोग 3 टॉपिक कर चुके थे हिंदी भाषा का इतिहास से संबंधित। इसको 4 खंडों में जो बाँटा गया है सिलेबस को, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, पद्य कृतियाँ, गद्य कृतियाँ। जिसमें से हिंदी भाषा के इतिहास में टोटल 10 यूनिट है और 10वें यूनिट को हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो जिसमें से 3 यूनिट हम लोग का हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा यूनिट, यानी हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण। हिंदी भाषा का इतिहास के अंतर्गत जो है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण, इसका जितने भी प्रश्न बनेंगे एमसीक्यू के आधार पर सब एक एक करके हम लोग देखेंगे। यानी प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे और अपने सुझाव लास्ट में अवश्य देंगे, जिससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेट मिलेगा और कुछ ना कुछ सुधार करने की ज़रूरत जो होगी वह मैं सुधार करने का कोशिश करूँगा। तो बातें ज़्यादा ना करते हुए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 जो आप देख पा रहे हैं, देवनागरी लिपि का वह कौन सा शब्द है जो उच्चारण के अनुसार हिंदी भाषा को अंकित करने में पूर्णतः समर्थ होती है। तो इसमें से कठिन, महत्वपूर्ण, सरल और निश्चय है। तो इसमें स्पष्ट हो रहा है कि महत्वपूर्ण जो है यही इसका उत्तर होगा। उच्चारण के अनुसार हिंदी भाषा को अंकित करने में पूर्णतः समर्थ होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हर एक प्रश्न आप महत्वपूर्ण समझकर देखिएगा और बाद में अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की मानकीकरण में अपना विशेष महत्व होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्याकरण का। अगला प्रश्न, न्याय में शब्दों और अर्थों में अनिश्चितता नहीं होती तो खाली जगह लोग बाल की खाल उतार कर रख देते। तो इसका उत्तर हो जाएगा नेता। नेता नहीं तो नेता लोग बाल की खाल उतार कर रख देते। ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न, सरकार ने खाली जगह में आवश्यक सुधार और मानक निश्चित करने के लिए उल्लेखनीय प्रयत्न किए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है नागरी लिपि, औलचिकी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागरी लिपि। अगला प्रश्न, गैर सरकारी स्तर पर किसके मानकीकरण में सिनेमा, रेडियो, पत्र पत्रिकाओं, छापेखानों और उनके निकलने वाली ढेरों पुस्तकों ने बहुत सहायता पहुंचाई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हिंदी में धार्मिक ग्रंथ किसने लिखा? तो दयानंद सरस्वती ने। ये आप लोग जानते ही होंगे, दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, स्त्रियों में विशेषतः किस भाषा का प्रचार प्रसार हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी। हिंदी भाषा का प्रचार हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस शताब्दी में खड़ी बोली के मानकीकरण का प्रश्न उठाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी 19वीं। हिंदी साहित्य के अयोध्या प्रसाद खत्री कहाँ के निवासी थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 का मुजफ्फरपुर के। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किसने कहा खड़ी बोली प्रचलित भाषा है? तो इसका 10 का उत्तर हो जाएगा श्रीधर पाठक। खड़ी बोली भाषा को किस विद्वान ने प्रतिष्ठित और परिष्कृत करने में अपना योगदान दिया? तो 11 का उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन संख्या 1, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सारे धार्मिक ग्रंथ हिंदी में लिखे, जबकि उनके अनुयायियों ने उन ग्रंथों को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी और सिखाई। कथन संख्या 2, गैर सरकारी स्तर पर हिंदी के मानकीकरण सिनेमा, रेडियो, पत्रिकाओं से निकलने वाली पुस्तकों ने बहुत सहायता पहुंचाई, जबकि इनके माध्यम से हिंदी प्रसार कोने कोने तक नहीं गया। तो इसका जो कथन सही होगा प्रश्न संख्या 12 का, तो इसका उत्तर हो जाएगा
कथन एक बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, किसका मत था कि गद्य के समान पद्य की भाषा भी खड़ी बोली होनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा अयोध्या प्रसाद खत्री का। किस युग में 1900 से 1920 को हिंदी भाषा के परिष्कार और सुधार को अतुलनीय माना गया है? तो ये हो जाएगा आपका द्विवेदी युग। प्रश्न संख्या 15 का, हिंदी के मानकीकरण की दिशा में कोई आंदोलन नहीं हुआ, किंतु भाषा का मानक रूप अपने आप स्पष्ट होता गया। यह किस युग में हुआ? तो इसमें ऑप्शन छायावादी युग और प्रगतिवादी युग, इसमें दोनों सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। किस कवि ने लिखा गद्य और पद्य दोनों में कविता हो सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से हिंदी के सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक विश्वसनीय आलोचक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप भी जानते होंगे। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर किस लिपि की छपाई लिनोटाइट और टाइपराइटर आदि के उपयुक्त बनाने यानी करने में विचार हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा देवनागरी। अगला प्रश्न, हिंदी शब्द समूह लिपि वर्तनी व्याकरण तथा शैलियों को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हेतु कितने संस्थाओं का योगदान है? तो इसका 2 होगा। प्रश्न ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। ब्राह्मी लिपि का आविष्कार कब हुआ? ये तो आप जानते ही होंगे, 500 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का 8वीं सदी तक प्रयोग होती रही? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुटिल लिपि, जो पहले ब्राह्मी लिपि ही थी। अगला प्रश्न है, कौन सी लिपि को टेढ़ी होने के कारण कुटिल नाम दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। तो यह ब्राही हो गया है, इसको ब्राह्मी लिपि कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही होगा इसका। पूर्व नागरी से 10वीं शताब्दी में कितनी भाषा विकसित हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 भाषा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पूर्व नागरी की शाखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असमिया। अगला प्रश्न, पंजाबी साहित्य अधिकांशतः यानी अधिकतर किस लिपि से लिखी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 का बी यानी टाकरी। अगला प्रश्न, गुरुमुखी का आविष्कार निम्नलिखित में से किससे हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिख गुरुओं के द्वारा। अगला प्रश्न, नागरी लिपि का विकास कौन सी शताब्दी तक होता रहा? तो 27 का उत्तर हो जाएगा 16वीं शताब्दी तक। अगला प्रश्न, उत्तरी भारत में कौन सी लिपि का उद्भव हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी लिपि का। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में कौन सी शताब्दी में लेखन कला की शुरुआत हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8वीं शताब्दी। देवनागरी का सर्वाधिक प्राचीन रूप प्रथमतः किस वंश से प्राप्त हुआ? तो 30 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट वंश से। अगला प्रश्न, उत्तरी भारत में प्राचीन नागरी का प्रथम उल्लेख कन्नौज के प्रतिहार वंश के किस राजा के दान पत्र में मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महेंद्रपाल प्रथम। अगला प्रश्न, विद्वानों ने हिंदी को विशिष्ट बनाने वाली कितनी भाषा को प्रचलन में लाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही 3। निम्नलिखित में से
कौन से राज्य के शिलालेखों में ताम्रपत्रों एवं हस्तलिखित सामग्रियों में नागरी लिपि प्रयुक्त हुई है? 33 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार। अगला प्रश्न, किस लिपि के प्रभाव से आज के नागरी लिपि बिना सिरा रेखा के भी लिखी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजराती। बौद्धों के ग्रंथ ललित विस्तार में किस लिपि को नागरी लिपि कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाग लिपि को। किसने कहा है कि नागरी में यद्यपि ज एवं फ के वर्ण नहीं है, परंतु यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है? तो ये किनका मानना था? मोनियर विलियम्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का संकल्प रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 351। उसके बाद अगला प्रश्न, सभी स्वरों का उच्चारण कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से, ऑप्शन नंबर सी। 7वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रंथ लिपि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लिपि को प्राचीन लिपि माना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि को। कौन सी लिपि का वैज्ञानिक एवं व्याकरणिक आधार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा देवनागरी। निम्नलिखित में से शारदा लिपि का विकास किस क्षेत्र से हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कश्मीरी क्षेत्र से। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। देवनागरी खाली जगह लिपि है, तो खाली जगह में क्या भराएगा? अर्ध अक्षरात्मक, यहाँ अक्षरात्मक होना चाहिए, अक्षरात्मक। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि छपाई एवं लिखाई का एक क्या है? रूप है। क्या है? रूप। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। बांग्ला लिपि का उद्भव किस शताब्दी के आसपास माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10वीं शताब्दी के आसपास। कंठ से जीभ और होठों के स्पर्श से बोली जाने वाली कितने ध्वनियाँ हैं? 3 ध्वनियाँ। निम्नलिखित में से किसने देवनागरी से प्रेरणा लेकर रोमन लिपि का अंशुलिपि विकसित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 49वें नंबर का पिटमैन। अगला प्रश्न, स्थान के आधार पर स्वर को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो स्थान के आधार पर स्वर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन अंशुलिपि से पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल प्रसाद बिष्ट। अगला और अंतिम प्रश्न, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियाँ कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार के। तो आज के इस अध्याय का, इस चैप्टर का कुल 52 प्रश्न थे। कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट करें, और वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।